नमस्कार। तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है उत्तराखंड के प्रमुख शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान। अब होता क्या है कि परीक्षाओं की तैयारी करते समय इन संस्थानों के नाम, इनके स्थापना वर्ष और स्थान को बस एक लिस्ट की तरह रट लिया जाता है। जी बिल्कुल, अक्सर बस तथ्य याद कर लिए जाते हैं। चलिए इसी बात को आधार बनाते हुए कृषि और भू सर्वेक्षण से अपनी इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब भी हम पर्वतीय कृषि की बात करते हैं तो अल्मोड़ा के पास कटारमल में स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम सबसे पहले आता है। जी। इसकी शुरुआत की कहानी ही अपने आप में एक बहुत लंबी यात्रा है। डॉक्टर बोसी सेन ने 4 जुलाई 1924 को कोलकाता में विवेकानंद लैबोरेटरी के नाम से इसकी नींव रखी थी और फिर बाद में 1936 में इसे स्थायी रूप से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया गया। 1974 से ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की एक पर्वतीय इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन मैं सोच रही थी कि कलकत्ता जैसे महानगर से इस प्रयोगशाला को पहाड़ों में लाने के पीछे मुख्य कारण क्या रहा होगा? इसका सीधा सा कारण ये है कि पहाड़ों की कृषि संबंधी जो चुनौतियां होती हैं वो मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग होती हैं। मतलब मैदानों के लिए विकसित किए गए बीज पहाड़ों की ठंडी जलवायु, ढलान वाली जमीन और पानी की कमी को नहीं झेल सकते। हाँ, मौसम का बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। बिल्कुल। और डॉक्टर बोसी सेन इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि अगर पहाड़ी किसानों की आजीविका को सुरक्षित करना है तो वहीं की जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने होंगे। इसी उद्देश्य के तहत इस संस्थान ने ऐसे विशेष बीज तैयार किए जो आज पूरे हिमालयी क्षेत्र में जीवन रेखा बन गए हैं। जैसे मटर की वो विशेष किस्म। हाँ, उदाहरण के लिए मटर की उन्नत किस्म VL3 और सोयाबीन की VL52। इसके अलावा मंडुआ, जिसे हम लोग रागी भी कहते हैं, उसकी VL149 और BL21 जैसी किस्में विकसित की गईं। ये कम पानी और विपरीत मौसम में भी बेहतरीन पैदावार देती हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही वैज्ञानिक समाधान खोजे गए। पहाड़ों की इस कठोर जमीन पर खेती करना एक चुनौती तो है ही, लेकिन उस दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ जमीन को मापना मुझे लगता है उससे भी बड़ी चुनौती रही होगी। यहीं पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया का जिक्र आता है। बहुत ही ऐतिहासिक संस्थान है ये। बिल्कुल। इसका इतिहास तो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक संस्थानों में सबसे पुराना है। 1767 ईस्वी में जब मेजर जेम्स रेनेल को प्रथम महासर्वेक्षक बनाकर बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी, तब से लेकर 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके मुख्यालय को देहरादून स्थानांतरित किए जाने तक इस विभाग ने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा खींचने का काम किया है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि सर्वे ऑफ इंडिया का काम केवल नक्शे बनाना नहीं था, बल्कि ये इंसान द्वारा प्रकृति को गणितीय रूप से समझने का एक अद्भुत प्रयास था। इसे समझने के लिए हमें 1830 के दशक में शुरू हुए ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे को देखना होगा, जब जॉर्ज एवरेस्ट महासर्वेक्षक बने थे। बिना किसी सैटेलाइट के वो काम? बिल्कुल। उस समय बिना किसी सैटेलाइट या GPS के पहाड़ों की ऊंचाई मापना एक असंभव सा काम लगता था। इस विभाग के वैज्ञानिकों ने त्रिकोणमिति के साधारण सिद्धांतों का उपयोग किया। वे मैदानी इलाकों में एक आधार रेखा खींचते थे और फिर दूर स्थित पहाड़ों की चोटियों से कोण या एंगल्स मापकर विशाल त्रिकोण बनाते थे। कमाल की तकनीक थी। हाँ, और इसी जटिल और वर्षों लंबी गणितीय प्रक्रिया का परिणाम था कि 1852 में उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की। बाद में इसी उपलब्धि के लिए चोटी का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में माउंट एवरेस्ट रखा गया। इसके अलावा संचार के क्षेत्र में भी इनका भारी योगदान रहा है। जैसे 1854 में भारत का पहला डाक टिकट भी इसी विभाग ने जारी किया था। बिना आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक गणना करना सच में हैरान करने वाला है। अब जब जमीन को इतनी बारीकी से मापा गया तो उसकी सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य रणनीति भी उसी स्तर की चाहिए थी। उत्तराखंड का सैन्य प्रशासन और प्रशिक्षण का केंद्र होना कोई संयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। 1 अक्टूबर 1932 को सर फिलिप चैटवुड ने इसकी स्थापना की थी। इसकी भव्य मुख्य इमारत, जिसे हम चैटवुड बिल्डिंग कहते हैं,
उसका डिजाइन आर.टी. रसल ने तैयार किया था, जो एडविन लुटियंस की टीम के प्रमुख वास्तुकार थे। इस अकादमी का आदर्श वाक्य है वीरता और विवेक। और ये आदर्श वाक्य बहुत सोच समझकर चुना गया है। युद्ध के मैदान में केवल वीरता काफी नहीं होती। अगर उस वीरता के साथ सही समय पर सही निर्णय लेने का विवेक न हो तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। आईएमए इसी संतुलन को कैडेट्स के चरित्र में उतारता है। जी। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो इसके पहले बैच में केवल 40 कैडेट्स थे, लेकिन उन 40 में से ऐसे अधिकारी निकले जिन्होंने इतिहास रचा। फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ उसी पहले बैच का हिस्सा थे। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के भविष्य के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा भी उसी बैच में थे। ये तो बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है। हाँ? और इस संस्थान की मिट्टी ने मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह जैसे परमवीर चक्र विजेता देश को सौंपे हैं। आज भी वहां का क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम, कैप्टन बत्रा मेस और 99 में बना वॉर मेमोरियल आने वाली पीढ़ियों को इसी वीरता और विवेक की याद दिलाते हैं। और इस सैन्य परंपरा की नींव बहुत कम उम्र में ही रख दी जाती है। देहरादून में ही स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC इसका प्रमाण है। 13 मार्च 1922 को प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा स्थापित यह संस्थान एक आवासीय विद्यालय है जो लड़कों को भविष्य के सैन्य अधिकारियों के रूप में तैयार करता है। और जब 1947 में IMA को मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह के रूप में अपना पहला भारतीय कमांडेंट मिला तो वे भी RIMC की ही इसी उत्कृष्ट परंपरा से निकले थे। सेना वृक्षा की बात से अगर हम थोड़ा भूगोल की तरफ वापस लौटें तो उत्तराखंड की पहचान इसके घने जंगलों से भी है। और इन जंगलों का वैज्ञानिक प्रबंधन उतना ही आवश्यक है जितना कि सीमाओं की रक्षा। देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI पूरी दुनिया में वानिकी अनुसंधान का एक प्रतिष्ठित नाम है। इस संस्थान के विकास की कहानी भी बहुत क्रमिक रही है। 1878 में ये फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के रूप में शुरू हुआ और फिर वन संपदा के बढ़ते महत्व को देखते हुए 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया। जी। CJ ब्लॉम्सफील्ड द्वारा डिजाइन की गई इसकी ग्रीक रोमन वास्तुकला वाले भव्य इमारत का उद्घाटन 1929 में लॉर्ड अर्विन ने किया था। बाद में 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय भी घोषित किया गया। FRI की इस भव्यता के पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान छिपा है। भारत में वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत का श्रेय भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डिटरिच ब्रैंडिस को जाता है, जो एक जर्मन विशेषज्ञ थे। उन्होंने ये समझाया कि वन केवल लकड़ी काटने के लिए नहीं है, बल्कि एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे स्थायी रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए। FRI के भीतर एशिया का एकमात्र विशाल हॉल है जो पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित है। वो हॉल वाकई बहुत विशाल है। बिल्कुल। वहाँ 18,000 से अधिक प्रकार की लकड़ियों के नमूने सहेजे गए हैं जो दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए खजाना है। इसके परिसर में 6 अलग-अलग वानिकी संग्रहालय हैं, जिनमें 1914 में स्थापित देहरादून वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय माना जाता है। जंगलों के नीचे जो धरती है और विशेष रूप से हिमालय जैसे युवा और अस्थिर पहाड़, उनका अध्ययन भी तो जीवन रक्षा का ही एक हिस्सा है। 1968 में DN वाडिया द्वारा स्थापित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इसी भूगर्भीय हलचल को समझने का काम करता है। जी। 1976 में इसे दिल्ली से देहरादून लाया गया और यहाँ देश का प्रथम भूगर्भ संबंधी संग्रहालय भी स्थापित किया गया। इस संस्थान का काम अकादमिक से ज्यादा व्यावहारिक है। हिमालय क्षेत्र में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से ये एक अत्यधिक संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। वाडिया संस्थान ये अध्ययन करता है कि ये प्लेट्स कैसे खिसक रही हैं, पहाड़ों की आंतरिक संरचना कैसी है और भूस्खलन के मुख्य कारण क्या हैं। यानी एक तरह से चेतावनी प्रणाली पर काम होता है। बिल्कुल। इस शोध को सरल शब्दों में समझें तो ये भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी प्रणाली को विकसित करने का काम है। आपदा प्रबंधन की नीतियां इसी शोध के आधार पर तय होती हैं। और जब पहाड़ों में कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई दुर्गम परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब वहां बचाव कार्य के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसे हम NIM कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इसके प्रथम प्रधानाचार्य थे। इस संस्थान का मूल मंत्र है साहसे श्रीह प्रतिबसति, जिसका अर्थ है
कि साहस में ही सफलता का वास है। ये मूल मंत्र संस्थान के काम को पूरी तरह से परिभाषित करता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पर्वतारोहण संस्थान केवल एडवेंचर या शौक के लिए होते हैं, लेकिन NIM का सबसे बड़ा योगदान खोज और बचाव यानी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में है। जैसे केदारनाथ के समय हुआ था। हाँ बिल्कुल, जब केदारनाथ जैसी त्रासदी आती है या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोग फंस जाते हैं तो सामान्य बल वहां नहीं पहुंच सकते। वहां NIM के प्रशिक्षित लोग ही काम आते हैं। आज ये उत्तरकाशी में एडवेंचर कोर्स के साथ साथ आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का एक राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है। इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच प्रशासन की नींव तैयार करना भी एक दिलचस्प विरोधाभास है। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी LBSNAA इसी का उदाहरण है। 1 सितंबर 1959 को स्थापित इस अकेडमी का नाम 1972 में लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया। यहाँ भारत की सर्वोच्च सिविल सेवा जैसे IAS और IPS के अधिकारियों को उनके करियर की शुरुआत में प्रशिक्षित किया जाता है। पहाड़ों की शांति और एकांत उन्हें देश की जटिल प्रशासनिक चुनौतियों को समझने के लिए एक केंद्रित वातावरण प्रदान करते हैं। और ये एकांत और ऊंचाई केवल प्रशासन के लिए ही फायदेमंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, ब्रह्मांड को समझने के लिए भी ये सबसे बड़ी जरूरत है। नैनीताल का आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसे एरीज कहा जाता है, इसका एक शानदार उदाहरण है। शहरों में प्रकाश प्रदूषण और धूल की वजह से दूरबीन तारों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती, इसलिए खगोल विज्ञान के लिए हमेशा ऊंचे और साफ आसमान वाले स्थानों की तलाश रहती है। यही कारण है कि एरीज को अपनी जगह बार बार बदलनी पड़ी। 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई तब ये वाराणसी में एक राजकीय वेधशाला के रूप में था, लेकिन वहां का आसमान खगोल विज्ञान के लिए अनुकूल नहीं था। इसलिए 1955 में इसे नैनीताल के शेर का डांडा पहाड़ी पर लाया गया जी। और फिर वहां भी जब शहर की रोशनी बढ़ने लगी तो 1961 में इसे पूरी तरह से मनोरा पीक पर स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 2004 में भारत सरकार ने इसे एक स्वायत्त संस्थान का दर्जा दे दिया। एरीज में जो उपकरण लगे हैं वो इसे दुनिया के नक्शे पर एक बहुत महत्वपूर्ण वेधशाला बनाते हैं। 1972 में यहाँ डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन स्थापित की गई थी, लेकिन हाल के वर्षों में जो काम हुआ है वो अत्याधुनिक है। वो देवस्थल वाला प्रोजेक्ट। हाँ, 2016 में देवस्थल चोटी पर भारत और बेल्जियम के सहयोग से एशिया का एक बहुत बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित किया गया। और उससे भी रोचक बात 2022 में हुई जब यहाँ इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। लिक्विड मिरर? हाँ, ये एक बहुत ही अद्भुत तकनीक है। सामान्य दूरबीनों में कांच के शीशे का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें तरल पारा यानी लिक्विड मर्करी का उपयोग होता है। जब इस तरल पारे को एक निश्चित गति पर घुमाया जाता है तो भौतिकी के नियमों के कारण वो एक परवलयाकार आकार ले लेता है, जो तारों से आने वाली हल्की सी रोशनी को भी पकड़ने के लिए एकदम सही शीशे का काम करता है। भारत, कनाडा, बेल्जियम, उज्बेकिस्तान और पोलैंड के वैज्ञानिक मिलकर इसके जरिए आकाशगंगाओं और ब्लैक होल जैसी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तारों के अध्ययन के लिए जिस तरह एकांत और ऊंचाई की जरूरत होती है, कुछ वैसी ही जरूरत खतरनाक बीमारियों के शोध में भी होती है। मुक्तेश्वर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान IVRI की कहानी भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। 1893 में एल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा जब इस संस्थान की स्थापना की गई थी तब इसका नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैब था। उस समय पशुओं में फैलने वाली बीमारियां पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर देती थीं। इस संस्थान के लिए मुक्तेश्वर को चुनने का कारण वहां की ठंडी जलवायु और आबादी से दूरी थी। एक तरह का आइसोलेशन। बिल्कुल। जब आप संक्रामक बीमारियों के जीवाणुओं पर काम कर रहे हो तो आपको एक प्राकृतिक क्वारंटाइन क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ताकि अगर कोई संक्रमण फैले भी तो वो मैदानी इलाकों के पशुओं तक न पहुंच सके। यहाँ के वैज्ञानिकों ने असाधारण काम किया। सर्रा रोग पर शोध हुआ और 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडरपेस्ट का टीका खोजा। रिंडरपेस्ट बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। हाँ, ये पशुओं का एक भयानक प्लेग था जो रातों रात पूरे के पूरे गांव के मवेशियों को खत्म कर देता था। इसके अलावा यहाँ रानीखेत रोग का टीका भी विकसित किया गया। इन खोजों ने देश भर में करोड़ों पशुओं की जान बचाई और आज ये पशु चिकित्सा के क्षेत्र में देश का सबसे प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। पर्यावरण और समाज के बीच के इसी सीधे संबंध को कुछ संस्थाओं ने बहुत ही व्यावहारिक रूप दिया है। देहरादून के शुक्लापुर में स्थित हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, जिसे हेस्को कहते हैं, ऐसा ही एक नाम है, जिसकी स्थापना 1979 में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने की थी।
हेस्को का दृष्टिकोण ये है कि विज्ञान को प्रयोगशालाओं से निकालकर सीधे गांव के लोगों के हाथों में सौंपना चाहिए। उन्होंने स्थानीय संसाधनों जैसे पानी की छोटी धाराओं, चीड़ की पत्तियों या स्थानीय फलों का उपयोग करके पर्यावरण अनुकूल विकास मॉडल तैयार किए। जल संरक्षण के साथ साथ ये ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो दिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास एक साथ चल सकते हैं। इसके साथ ही हिमालय के भूगोल को समझने के पुराने तरीकों को सहेजने का काम भी हो रहा है। सितंबर 2023 में मसूरी में सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय की स्थापना की गई। यह देश का पहला ऐसा संग्रहालय है जो पूरी तरह से मानचित्र कला यानी कार्टोग्राफी को समर्पित है। यहाँ महान अन्वेषक नैन सिंह रावत के मूल पत्रों को रखा गया है। नैन सिंह रावत जी का जिक्र आना इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक पन्ने को पलटने जैसा है। 19वीं सदी में अंग्रेजों के लिए तिब्बत एक रहस्यमयी जगह थी, जहां बाहरी लोगों का जाना मना था। नैन सिंह रावत ने एक बौद्ध भिक्षु का भेष धारण किया, और उनके पास तो कोई उपकरण भी नहीं थे। बिल्कुल कोई आधुनिक उपकरण नहीं सर। उन्होंने तिब्बत को नापने के लिए अपने कदमों का इस्तेमाल किया। वे एक समान दूरी के कदम रखते थे और अपनी प्रार्थना माला के मोतियों को खिसकाकर कदमों की गिनती याद रखते थे। तापमान नापने के लिए वे उबलते पानी का सहारा लेते थे। इस तरह बिना किसी को भनक लगे उन्होंने तिब्बत का जो सटीक मानचित्र तैयार किया, वो आज भी दुनिया भर के मानचित्रकारों के लिए एक अजूबा है। इस संग्रहालय में उनके पत्रों का होना शोधकर्ताओं के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। ये सच में एक जासूसी उपन्यास जैसी ही कहानी लगती है। अब थोड़ा ध्यान राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा केंद्रों की ओर केंद्रित करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस राज्य ने कई प्रथम की उपाधियां हासिल की हैं। 9 जनवरी 1847 को थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में स्थापित हुआ संस्थान आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT रुड़की का नाम से जाना जाता है। 21 सितंबर 2001 को इसे IIT का दर्जा मिला। यह भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। उस समय अंग्रेजों को गंगा नहर के निर्माण के लिए इंजीनियरों की भारी आवश्यकता थी, इसलिए इसे रुड़की में स्थापित किया गया। इसका एक और बड़ा महत्व यह है कि 1960 में भारत का पहला भूकंप इंजीनियरिंग विभाग यहीं खोला गया था। आज यहाँ सैटेलाइट अर्थ स्टेशन और 1986 में स्थापित मॉडर्न रॉक टेस्टिंग सुविधा मौजूद है, जो बड़े बांधों और सुरंगों के निर्माण से पहले चट्टानों की मजबूती का आकलन करती है। कृषि शिक्षा के मामले में भी उत्तराखंड अग्रणी रहा है। 17 नवंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे आज गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के नाम से जाना जाता है। ये विश्वविद्यालय 10,000 एकड़ के विशाल प्रक्षेत्र में फैला है और इसे अमेरिकन लैंड ग्रांट मॉडल पर स्थापित किया गया था। इस अमेरिकन लैंड ग्रांट मॉडल को समझना जरूरी है। इसका मतलब ये था कि सरकार ने विश्वविद्यालय को एक विशाल भूभाग अनुदान में दे दिया। विश्वविद्यालय उस जमीन पर नई तकनीक से खेती करता, बीज उगाता, उन्हें बाजार में बेचता और उससे जो आय होती उससे अपने शोध का खर्च निकालता। एक बहुत ही आत्मनिर्भर मॉडल था ये। हाँ, इसी व्यावहारिक मॉडल और यहाँ के वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम था कि पंतनगर को भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा गया। यहाँ फसल विकास, डेयरी और जैव प्रौद्योगिकी पर जो काम हुआ, उसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। राज्य में उच्च शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1973 में 2 बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। श्रीनगर मुख्यालय वाला हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और नैनीताल अल्मोड़ा भीमताल परिसरों वाला कुमाऊं विश्वविद्यालय। गढ़वाल विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया, जबकि 2016 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर को एक पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। इन पारंपरिक विश्वविद्यालयों के साथ साथ यहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान का एक अनूठा संगम भी देखने को मिलता है। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1900 में स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसे 1902 में हरिद्वार लाया गया, प्राचीन वैदिक आश्रम व्यवस्था को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ता है। जी। इसी तर्ज पर 2002 में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की प्रेरणा से स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहां पाएंगे कि छात्र एक ही परिसर में योग और अध्यात्म का अध्ययन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आधुनिक आपदा प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीके भी सीख रहे हैं। और अगर चिकित्सा और विशिष्ट अनुसंधान की बात करें तो 1989 में स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
जिसे स्वामी राम विश्वविद्यालय जॉली ग्रांट भी कहते हैं, वो आधुनिक चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त कोसी अल्मोड़ा का गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान, श्रीनगर का हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो ऊंचाई वाले पौधों के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसके साथ ही रुड़की का सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI, जो भूकंप रोधी मकान बनाने की तकनीक विकसित करता है, और देहरादून का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS, ये सब राज्य के महत्वपूर्ण शोध स्तंभ हैं। IIRS का काम आज के डिजिटल युग में बहुत अहम है। ये उपग्रह से प्राप्त डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS का उपयोग करके ये आकलन करता है कि वनों का विस्तार या कट ऑफ कितना हुआ है, नदियों का मार्ग कैसे बदल रहा है और आपदा के समय कौन से इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं। ये तकनीक हमें आसमान से धरती की सेहत का सटीक हाल बताती है। अपने इस विस्तृत चर्चा के अंतिम पड़ाव में हमें राज्य के प्रमुख संग्रहालयों और स्वयंसेवी संस्थाओं के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। अल्मोड़ा का पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय मूर्तियों, सिक्कों और पारंपरिक आभूषणों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। कालाढूंगी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान संग्रहालय महान पर्यावरणविद के जीवन को दर्शाता है। भीमताल के खुटानी में डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा स्थापित लोक संस्कृति संग्रहालय है। इसके अलावा श्रीनगर में हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय और गढ़वाल चित्र शैली के जनक मोलाराम की कला को सहेजता मोलाराम चित्र संग्रहालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए हैं। ये संग्रहालय एक समाज की सामूहिक स्मृति होते हैं। इसी तरह जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में स्वयंसेवी संस्थाएं एक पुल का काम करती हैं। 1988 में स्थापित हार्क यानी हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर ने ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा दी है। बिल्कुल। उत्तराखंड सेवा निधि लगातार पर्यावरण शिक्षा को गांवों तक पहुंचा रही है और एक बहुत ही अनूठा प्रयास पहाड़ संस्था द्वारा होता है, जिसकी स्थापना डॉक्टर शेखर पाठक ने की थी। वे हर 10 साल में अस्कोट से अराकोट तक की 1100 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य किसी गाड़ी या हेलीकॉप्टर से नहीं, बल्कि पैदल चलकर आम लोगों के बीच जाना और ये समझना है कि पिछले 1 दशक में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर क्या वास्तविक बदलाव आए हैं। ये शोध का एक बहुत ही मानवीय। आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे परीक्षा की तैयारी कर रहे अन्य साथियों के साथ साझा करें और पूर्ण श्रृंखला आधारित तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।